लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आपको बता दें, मंत्री के बेटे और नामजद आरोपी आशीष मिश्र से पूछताछ पिछले 1 घंटे से जारी है। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्र से मजिस्ट्रेट के सामने सवाल जवाब हो रहे हैं। आशीष मिश्र अपने वकील के साथ मौजूद हैं। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम भी पूछताछ में शामिल हैं। आशीष मिश्र ने अपने पक्ष में कई वीडियो पेश किए। उन्होंने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी पेश किया है, जो बताते हैं कि वो काफिले के साथ नहीं थे, दंगल मैदान में थे। अंदर सवालों की बौछार हो रही है। बाहर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 किसानों समेत आपको बता दें 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र नामजद आरोपी है। दूसरे नोटिस के बाद आज तय वक्त यानी कि 11 बजे से लगभग 20 मिनट पहले ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 10 लोगों का हलफनामा दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आशीष जो है, जिस वक्त ये घटना घटी 3 तारीख को, उस वक्त वो दंगल में मौजूद थे, उस कार्यक्रम में मौजूद थे, न कि घटना स्थल पर वो मौजूद थे। दूसरी तरफ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, जहां पर कार्यकर्ता जो है लगातार आशीष के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आशीष उस वक्त दंगल का जो कार्यक्रम चल रहा था वहां पर मौजूद थे, न कि घटना स्थल पर मौजूद थे। तो तमाम सवालात इस वक्त मजिस्ट्रेट के सामने यहां पर हो रहे हैं। उनके बयान आशीष के दर्ज किए जा रहे हैं। जब आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच में पेश हुए तो शांत नजर आ रहे थे। उस वक्त हमारे संवाददाता संतोष वहीं पर मौजूद थे। वक्त था सुबह 10:30 बजे का। देखिए उनकी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 11 बजे पहुंचना था और 10:40 20 मिनट पहले ही आज आशीष मिश्रा यहाँ लखीमपुर क्राइम ब्रांच पहुंच चुका है। अंदर गेट बंद हो चुका है। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस फोर्स यहाँ पर अभी जानकारी ऐसी कोई नहीं है। आप लोग कृपया दूरी आप लोग बना लें। चलिए वो आ गए हैं और आप लोग पीछे आप लोग प्लीज। आशीष मिश्रा यहाँ पर आ चुके हैं। इस बात की पुष्टि हो गई है। आशीष मिश्रा यहाँ पहुंचे हुए हैं और अगर देखा जाए तो अब आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी। जिस आशीष मिश्रा की तलाश में पुलिस को 2 नोटिस चस्पा करने पड़े, वो आशीष मिश्रा आज 11 बजे के वक्त से 20 मिनट पहले यहाँ पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो आपने हमारे संवाददाता संतोष की रिपोर्ट देखी। आपको उस समय की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आशीष मिश्र उस समय आए थे। उस समय की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, लगातार अब देखिए अब समय जो है वो बढ़ता जा रहा है। 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई है, 12:12, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या जानकारी मिल पा रही है और कब तक ये पूछताछ चलेगी, कब तक इंट्रोगेशन यहाँ पर चलेगा? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो लखीमपुर हिंसा मामले में आपको हम बता दें, आशीष मिश्र जिनकी तलाश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वाकई 12 मुल्कों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, जिनके बारे में कहीं अता पता नहीं था। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो हरकत में आई। दूसरा नोटिस चस्पा किया गया बाकायदा इनके पिता के आवास पर, और उसके बाद आज 20 मिनट पहले, तय समय से 20 मिनट पहले आशीष मिश्र सफेद कुर्ते में पहुंचे क्राइम ब्रांच, और यहां पर उनके वकील भी पहुंचे हैं और सवाल जवाब जो है इस वक्त वहां पर हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 लोगों के नाम का हलफनामा भी दिया गया है, जो ये कह रहे हैं उस हलफनामे में कि जिस वक्त यानी कि 3 तारीख को जब ये घटना घटी थी तब आशीष घटना स्थल पर नहीं थे। अब देखिए जो धाराएं लगी हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं कि आशीष मिश्र पे 302 हत्या का मामला, 304A गैर इरादतन हत्या का मामला, 147 बलवा करना, 148 हथियार के साथ बलवा, झुंड बनाकर हमला करना, 149। तो ये वो धाराएं हैं जो कि आशीष पर लगी हैं। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। एयर इंडिया को खरीदने की टाटा सन्स की 18,000 करोड़ रुपए की बोली ने जीत हासिल की है। इस डील में 14,718 करोड़ रुपए की कीमत के जमीन और इमारतों समेत एयर इंडिया का नॉन कोर असेट हासिल नहीं होगा। ये संपत्ति सरकार के एयर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड यानी कि AIAHL को हासिल होगी, लेकिन टाटा ने ये बोझ उठाने का फैसला किया है।
भारतीय एविएशन का महाराज कर्ज में डूबने और जमाने की ठोकरें खाने के बाद घर वापसी कर रहा है। 89 साल पहले जिस टाटा ग्रुप ने भारत को जो पहली एयरलाइंस दी, वो एयरलाइंस एयर इंडिया 68 साल सरकारी बने रहने के बाद फिर टाटा की होने जा रही है। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा उर्फ जेआरडी इस टाटा एयरलाइंस के न सिर्फ जनक थे, बल्कि उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्होंने 1932 में कराची से टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान भरी थी। भारत का पहला फ्लाइंग लाइसेंस हासिल करने वाले जेआरडी टाटा का एविएशन प्रेम इस टाटा एयरलाइंस की सबसे बड़ी पूंजी थी। नहीं तो 80 दशक पहले जब ये एयरलाइन शुरू हुई थी, तब मुंबई में जुहू के पास मिट्टी के मकान में पहला दफ्तर था और सिंगल इंजन वाले सिर्फ 2 जहाज थे। 1948 में टाटा के एविएशन डिवीजन को एयर इंडिया का नाम मिला और 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने यूरोप की पहली उड़ान भरी। टाटा की पहली इंटरनेशनल सर्विस भारत में पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, जिसमें 49% हिस्सा सरकार का था और 25% हिस्सा टाटा का था। और फिर 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया। 2007 में एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस के विलय ने एयर इंडिया को कर्ज के जाल में उलझा दिया। 2017 से इसकी सरकारी हिस्सेदारी बेचे जाने की 2 नाकाम कोशिशों के बाद 2021 का ये साल जब एयर इंडिया को वापस टाटा के घर में लेकर आया है। तो रतन टाटा के शब्द हैं, वेलकम बैक एयर इंडिया। इस मौके पर रतन टाटा की भावुकता जेआरडी तक पहुंची। इस ट्वीट में जेआरडी की यादगार फोटो के साथ उन्होंने लिखा, आज जेआरडी टाटा होते तो खुशी से फूले नहीं समाते। टैलिस टाटा सन्स की कंपनी ने जो ये बिड जीता है, बहुत बड़ी एक देश की जिम्मेदारी भी आज उन पर है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक पृथक और एक महत्वपूर्ण सर्विस के आधार पर देश की 130 करोड़ जनता की सेवा जरूर उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। एयर इंडिया की बोली लगाकर टाटा सन्स ने इसे खरीदने में कामयाबी हासिल की है, तो घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट टाटा को मिलेंगे, जबकि विदेशी हवाई अड्डों पर 900 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट हासिल हो सकेंगे। टाटा सन्स को कम बजट वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% हिस्सेदारी मिलेगी, जबकि कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज का 50% हिस्सा मिलेगा। एयर इंडिया का वापस टाटा के पोर्टफोलियो में शामिल होने का यह फैसला सिर्फ एक बिजनेस डीलिंग नहीं है, ये इमोशनल फीलिंग है, न सिर्फ टाटा की बल्कि देश की भी। तरह से मैं ये बोलूँगा कि 68 बाद फिर एयर इंडिया की घर वापसी हुई है और घाटे में चल रही थी काफ़ी दिन से एयर इंडिया, तो टाटा एंड सन्स ने अगर इसको ओवरटेक किया है तो अच्छी सुविधा और बहाल होगी। ये देखिए, जब तक थी वो घाटा में ही चल रही थी, अब अच्छे हाथों में चलेगी है, उम्मीद है कि अच्छा ही चलेगा। ये भरोसा कहां से आया है? ये भरोसा आया है जेआरडी टाटा की धरोहर से। जेआरडी टाटा के खुद के 46 साल के एविएशन करियर में 2 सीटों वाले पुश मोड विमान से लेकर 400 सीटों वाले बोइंग 747 विमान को उन्होंने उड़ाया था। एयर इंडिया का शुरुआती लोगो जेआरडी ने खुद चुना था। 2007 में इसका लोगो बदलकर लाल रंग के उड़ते हंस जैसा हो गया था। इसके शुभंकर महाराज का जन्म 1946 में हुआ था। 2015 में इस मैस्कट का मेकओवर किया गया था। टाटा एयरलाइंस कहें या फिर एयर इंडिया कहें, इसकी पहचान हमेशा राष्ट्रवादी रही। दिसंबर तक एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंपने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तमाम मुश्किलों के बीच जनरेशन गैप में हुई बढ़ोतरी बुजुर्ग नागरिकों के लिए नई मुसीबत साबित हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक इन बढ़ती दूरियों की एक बड़ी वजह स्मार्टफोन समेत तमाम डिजिटल माध्यम है। पीढ़ियों के बीच बढ़े इस अंतर ने बुजुर्गों की मानसिक सेहत पर बड़ा असर डाला है। कोरोना काल में जनरेशन गैप एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। हैरानी की बात है कि
जिस डिजिटल दुनिया ने कोरोना काल में कामकाज पढ़ाई को चलाए रखा, वही डिजिटल माध्यम युवाओं और बुजुर्गों के बीच के अंतर की वजह बन गया है। यानी स्मार्टफोन की वजह से जनरेशन गैप में इजाफा हुआ है। एक स्टडी के मुताबिक 75.8% बुजुर्गों ने दावा किया है कि बीते 2 साल में कोविड-19 के दौरान पीढ़ियों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ा है। करीब 53% वरिष्ठ नागरिकों ने महामारी और उससे जुड़े मुद्दों के चलते अपने मानवाधिकारों पर असर पड़ने की बात कही है। 81% बुजुर्गों के मानवाधिकार में गिरावट के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर लगातार बढ़ने को जिम्मेदार बताया है। रिसर्च में दावा किया गया है कि कोविड महामारी ने वरिष्ठ नागरिकों के सामने आर्थिक तंगी और मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर कई चुनौतियां खड़ी की। सोशलाइजेशन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मुख्य है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा सोशल ग्रुप कम हो जाता है। हम बाहर जाना कम कर देते हैं, हम दोस्तों से मिलना कम कर देते हैं, यहाँ तक हम परिवार से भी मिलना कम कर देते हैं। बट इस एज ग्रुप में सोशलाइजेशन काफी हद तक पहला 1 और 2 पॉइंट को हेल्प करता है, जैसे कि बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, यहाँ तक कि पार्क में जाके दोस्तों के साथ घूमना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान 85.4% बुजुर्गों ने कहा है कि उनकी हालात कोविड-19 में बुरी तरह प्रभावित हुई है। इनमें से 77.1% ने माना कि सामाजिक संपर्कों से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने से पीढ़ियों का अंतर बढ़ा है। करीब 54.4% बुजुर्गों ने कहा कि परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के बीच सामाजिक दूरी ही जनरेशन गैप की मुख्य वजह है, जबकि 52.6% बुजुर्गों ने इसके लिए बुजुर्गों और परिवार के छोटे सदस्यों की आमदनी में कमी को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही जिस डिजिटल दुनिया ने कोरोना काल में अपना परचम लहराया, वो भी बुजुर्गों और युवाओं के बीच अंतर की वजह है। रिसर्च के मुताबिक बढ़ती हुई बेरोजगारी से नियमित दवाओं और इलाज के ना मिलने से भी बुजुर्गों की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।